गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए एक बार मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ भी। और ये चैप्टर जो है वो क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका जो वेटेज है वो एग्जामिनेशन में, नीट एग्जामिनेशन में खासकर बहुत ही ज्यादा रहता है। और ये बेसिक चैप्टर है जिसको जानना, जिसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत सारे चैप्टर जो है अच्छे से हम लर्न कर सके। तो जैसा कि आप लोगों को पीछे दिख ही रहा होगा कि आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि ये चैप्टर जो है स्टूडेंट आप बहुत पहले से ही स्टडी कर रहे थे, जैसे कि क्लास 9th में भी आपने स्टडी किया होगा। तो बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करूंगा और बताने का कोशिश करूंगा। तो बिना लेट किए हुए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। और इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी और उससे जो थोड़ा मोड़ा इधर उधर टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आया हुआ है या आ सकता है, उसको लेंगे, जिसको हम बोलते हैं मसाला। और उस मसाले को अच्छे से ध्यान में रखा जाएगा। तो एनसीईआरटी प्लस मसाला, अगर ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो वो दोनों चीज जैसे ही मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारा जो भी नीट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होगा प्रॉपर ढंग से हम लोग बना पाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज मैं बता दूं कि आज के लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं। ये है क्लास 11 का जो है चैप्टर 8 है, जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट इतने सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले कि सेल क्या होता है इसको देखेंगे, सेल थ्योरी क्या होता है उसके बाद इस चैप्टर में देखेंगे। तो आज जो है हम लोग सेल और ये सेल थ्योरी को दोनों को देखने वाले हैं। और इसके बाद जो है अगले लेक्चर में हम लोग ये एन ओवरव्यू और प्रोकैरियोट्स को देखेंगे, और उसके बाद ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में कंप्लीट स्टडी और डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए ये तो था हमारा चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेल क्या होते हैं और सेल थ्योरी क्या है, ये हम लोग समझेंगे। तो चलिए एक बार मैं स्लाइड में बता दूं कि सेल क्या है एकदम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, और उससे आगे देखेंगे। फिर ये साइंटिस्टों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उनके बारे में हम लोग आज देखेंगे। फिर देखिए ये सेल थ्योरी के बारे में पूरा एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का देखने वाले हैं, और जो साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया है और जो भी इस पर बताया है उसको बारे में देखने वाले हैं, और ये लास्ट में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टूडेंट आज इस लेक्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि मैं हूं डॉक्टर मोहसिन आलम, और आज इस लेक्चर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए सेल क्या होता है इसके बारे में समझना बेसिक है, अच्छे से समझना है, ताकि आपको जो है ध्यान से एक एक वर्ड समझ में आ चुके। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सेल क्या होता है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं एनसीईआरटी के थ्रू इसको बताने का। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एकदम बहुत ही बेसिक है, हम लोग अच्छे तरीके से इसको समझने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि सेल को समझने से पहले देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है। बहुत खूबसूरत बुक है ये, इसीलिए जो है मैक्सिमम एग्जामिनेशन के अंदर जो है इसी के अंदर से क्वेश्चन देता है, और हमेशा इसका वेटेज जो है सभी बुक से ज्यादा रहता है। तो चलिए ध्यान से देखें, बोलता है कि व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने आसपास देखते हैं तो सी बोथ थिंग्स, बोथ मतलब दो थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। एक तो नॉन लिविंग थिंग्स और एक क्या होता है, लिविंग थिंग्स। यानी कि हम अपने चारों तरफ जब अगर अपने आसपास में अपने ध्यान को जब लेकर के जाते हैं या जहां पे हम रहते हैं, तो वहां पे क्या देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट कि कुछ तो लिविंग चीज है हमारे साथ और कुछ है नॉन लिविंग थिंग। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा या आ सकता है स्टूडेंट कि क्या रीजन है। देखिए एनसीईआरटी बोलता है कि ये यू मस्ट हैव वंडर एंड आस्क योरसेल्फ। आप काफी आश्चर्यचकित रहिएगा और अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिएगा। क्या क्वेश्चन कीजिएगा कि व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज दैट इन एनिमेट। इन एनिमेट मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, इनएनिमेट मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। तो कहने का मतलब है कि ये लाइन क्या बोला कि व्हाट इज
ये व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। ऑर्गेनिज्म को लिविंग वह क्या ऐसा चीज है स्टूडेंट जो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, लिविंग बना के रख रहा है। और वो जो है व्हाट इज दैट इन एन इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग थिंग डज नॉट हैव, जो नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं है। लिविंग थिंग्स लिविंग क्यों बन के है, ये सोचने वाली बात है। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आखिर ऐसा क्या है जो लिविंग की जैसा नहीं है और वो नॉन लिविंग थिंग्स है, यही बात बताना चाहता है। तो इसका जब आप आंसर ढूंढिएगा तो ये बोलता है कि द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि इसका बोलता है कि लिविंग आखिर लिविंग क्यों है और नॉन लिविंग क्यों है। तो लिविंग लिविंग होने का रीजन ये है स्टूडेंट कि उसके अंदर जो है क्या पाया जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का जो बेसिक यूनिट है। अभी क्या है बेसिक यूनिट, क्यों इसको बोलते हैं, सब समझिएगा। लेकिन पहले ये समझिए कि जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स आखिर लिविंग क्यों है भाई, उसके पीछे रीजन क्या है। तो उसका पीछे रीजन यही है स्टूडेंट कि उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, सेल पाया जा रहा है। यानी कि सेल होना ही क्या कहलाता है, लिविंग को इंडिकेट करता है। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या चीज नहीं है, तो उसमें सेल ही नहीं है। सेल नहीं है यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब के अंदर क्या मौजूद है, सेल मौजूद है, जिसके वजह से ये लिविंग है। और ये सब के अंदर क्या है, सेल मौजूद ही नहीं है, तो ये क्या है स्टूडेंट, नॉन लिविंग है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा जो वेन है, ये टॉय है, ये हमारे टेबल है, इसके बाद ब्रश है, जो भी चीजें हैं, स्टोन है, जो भी चीजें हैं, ये सब नॉन लिविंग क्यों है, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं है स्टूडेंट, सेल नहीं है। तो बोलता है कि लिविंग होना है तो सेलुलर होना पड़ेगा। तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आंखों से दिख रहे हैं या जो आंखों से नहीं दिख रहे हैं स्टूडेंट, एक एक्सेप्शन को छोड़ करके मैं बताऊंगा आगे चल करके, लेकिन बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आंखों से दिखते हैं और जो आंखों से नहीं दिखते हैं, वो क्या है, वो सब चीज जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे बोलता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि सेल एक ऐसा यूनिट है जो क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना के रख रहा है। और लिविंग बनाने के साथ साथ ये सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। फिर बोलता है सम आर कंपोज्ड ऑफ, फिर बोलता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं कि उनमें कितना सेल पाया जा रहा है। अगर एक सेल का बना हुआ है तो उसको यूनिसेलुलर, और बहुत सारे सेल के बने हुए हैं स्टूडेंट तो उसको मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ यूनिसेलुलर जैसे बैक्टीरिया हो गया, पारामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, क्लामाइडोमोनास हो गया, दिस ऑल आर द क्या है स्टूडेंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्टोपस, ये देखिए टेरोमाइजोन्स, या ह्यूमन का आप एग्जांपल ले लीजिए, ट्री का एग्जांपल ले लीजिए, ये एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, बर्ड्स हो गया, प्लांट्स हो गए, जिनका भी एग्जांपल लेना है ले लीजिए स्टूडेंट। जो ये सब जो हैं कितने सेल के बने हुए हैं, मल्टीपल सेल के बने हुए हैं। यानी कि एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है और मल्टीपल सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के अंदर क्या पाया जा रहा है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। तो चलिए यहाँ पे एक डिफरेंसेस जो है आपके पास यहाँ पे मैं बता दिया हूं कि अगर ये तो आप बहुत पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, आप ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा कि क्या है। अब मैं आगे स्लाइड को बढ़ाता हूं तो बात आता है जैसे कि भाई हमने बोला कि लिविंग थिंग्स के अंदर सेल है तो वो लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर सेल नहीं है तो वो क्या है, नॉन लिविंग है। और जो एक सेल के ऑर्गेनिज्म है उसको यूनिसेलुलर, जो मल्टी सेल से बने हुए हैं उसको मल्टी सेलुलर। लेकिन बार बार क्या आ रहा है स्टूडेंट कि सेल क्या है भाई, सेल बोल रहा है कि सेल है तो लिविंग है, सेल नहीं है तो नॉन लिविंग है। तो बात ये आता है कि भाई सेल में क्या ऐसा खास बात है, सेल के अंदर जो है कुछ ना कुछ खास बात है जो लिविंग को लिविंग बनाए रख रहा है और नॉन लिविंग के अंदर नहीं है, इसलिए वो नॉन लिविंग है।
तो कुछ तो खास बात है ना। तो चलिए पहले इस खास चीजों को समझते हैं कि सेल एक्चुअल में होता क्या है। जैसे एनसीईआरटी ने भी यही बात कहा है कि व्हाट इज ए सेल, सेल क्या है। पहले सेल को समझना है अगर आपको अच्छे से, तो क्या करना होगा, पहले आपको ये समझना होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में समझना होगा। तो चलिए एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही पूछ लेते हैं हम लोग, किसी बैक्टीरिया को उठा लेते हैं कि भाई बैक्टीरिया तुम तो यूनिसेलुलर हो यार, तुमको क्या किया है एनसीईआरटी ने सेल को समझाने के लिए यूज किया है, तो चलो तुम ही थोड़ा सा बता दो यार कि तुम जो है कि क्या हो तुम। अगर तुमको समझ गए तो सेल को समझ जाएंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहता है कि सर, यानी कि जो बैक्टीरिया है स्टूडेंट, ये मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल है। अब ये बैक्टीरिया क्या कहता है कि सर हम जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हैं, यानी कि हम जो है किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। हम आराम से फ्रीली इस इन्वायरमेंट में आराम से रह लेते हैं और अपने आप को हर एक चीज उसके लिए पूर्ति कर लेते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है, किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं रहता है। और दूसरा, जैसे इसके एक और सिंगल सेल का एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, आपका ये अमीबा का है। तो ये तो क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और ये क्या हो गया, अमीबा हो गया। तो अमीबा हो या बैक्टीरिया हो, ये सब क्या है, पहला नंबर इन्हीं से बैक्टीरिया कहता है कि सर हम जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। दूसरा जो है सर कि हम परफॉर्मिंग करते हैं इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि अगर हमको, जैसे हम जितनी भी जरूरियात चीज है, जो जीवन जीने के लिए जरूरियात चीज है, वो सब के बारे में, सब का जो काम है उसको हम क्या करते हैं, बेहतरीन ढंग से परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जीने के लिए क्या चीज का जरूरत है, पहले खाना का जरूरत है। तो खाने के लिए हमको अगर कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, हाइड्रेट की अगर जरूरत है तो वो हम बना लेते हैं। प्रोटीन की जरूरत है तो वो भी हम बना लेते हैं। फैट की जरूरत है तो वो भी हम बना लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस जिस चीज का रिक्वायरमेंट है सर, हम क्या करते हैं तो एक ही सेल, लेकिन हम अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेते हैं। एनर्जी की जरूरत है तो भी हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम इससे पूछे कि भाई ये सब कैसे कर लेते हो, क्या है तुम्हारे अंदर, क्यों, मतलब कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा ना। तो ये बोलता है कि जी सर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिएगा हमारे सेल के अंदर, आगे जब बच्चे आपके पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 में, या जब भी मोनेरा के अंदर स्टडी किए होंगे, तो या नहीं भी किए हैं तो वो समझ लें कि बैक्टीरिया सेल के अंदर आप देखिएगा कि इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है कि बाहर से एक मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाल। ये तो हो गया इसका सेल वाल हो गया। ये इसका क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या सेल वाल जो है, इसका क्या करता है, आउटर लेयर है। इसके बाद जैसे ही सर अंदर घुसिएगा तो ये क्या है, मेसोसोम है, मेसोसोम। अब ये मेसोसोम जो है सर, आप देखिएगा कि ये मेसोसोम का अगर फंक्शन देखिएगा तो मेसोसोम जनरली क्या करता है कि ये जो है ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम करता है हमारे अंदर। इसके बाद हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे इस तरह से राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ये क्या है, राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम क्या करता है कि ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसी तरह से बहुत सारे ग्रेन्यूल्स ऐसे पैक होते हैं जिसको हम लोग इंक्लूजन्स बॉडी भी बोलते हैं। अब ये इंक्लूजन्स बॉडी में ये क्या है, इंक्लूजन्स बॉडी है, ये इंक्लूजन्स बॉडी है। अब ये इंक्लूजन्स बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमको जिस जिस चीज का सर रिक्वायरमेंट पड़ा है तो हमने किसी दूसरे से मांगा नहीं, हम अपने बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं।
इसीलिए ये बात हम कह सकते हैं कि परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि हम लोग जो है अपने लाइफ में जितने भी इसेंशियल फंक्शन है उसको हम अच्छे ढंग से परफॉर्म कर लेते हैं। हम कि वाह यार बहुत अच्छी बात है, तुम अपने आप ही रह लेते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हो और तुम जितना भी इसेंशियल फंक्शन है वो सब कर लेते हो। तो बोलता है कि सर यही तो खास बात है ना कि हम तो एक सेल के बने हैं, तो एक सेल के बने हो गए तो हम ये इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस भी कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम अपना जितना भी इसेंशियल फंक्शन है वो भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो अगर हम एक सेल हैं और ये सब कर लेते हैं तो जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो भी बेहतरीन कर लेंगे, तो वो भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी लेंगे। तो इसीलिए जो कहा गया है यहाँ पे देखिए, ये बोला जाता है कि, और ये भी बात कहा जाता है कि बैक्टीरिया कहता है, ये बैक्टीरिया कहता है कि सर हम यूनिसेलुलर हैं, इसलिए देखिए आराम से जी ले रहे हैं, कम से कम एक सेल के बने हैं और सभी काम कर ले रहे हैं। लेकिन अगर हमसे अगर कोई कम हो जाए, यानी कि जिसके अंदर एक सेल न हो, तो वो इस दुनिया में नहीं रह सकता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स में चला जाएगा। तो इसीलिए कहता है देखिए सर एनसीईआरटी कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कोई भी एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि स्ट्रक्चर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से अगर कुछ भी कम हो गया तो आप मान के चलिए कि इंडिपेंडेंट लिविंग वो नहीं कर सकता है, वो अपने आप का जीवन जो है यापन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कम से कम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर लिविंग होना है तो एक सेल का होना ही पड़ेगा, तभी उसको हम लोग क्या कह सकेंगे कि वो लिविंग है। तो इसके बारे में बोलता है कि चलिए ये तो बात समझ में आ गया, तो फिर ये बैक्टीरिया ही कहता है कि सर ये तो समझ में आ गया कि कम से कम एक सेल का बना हुआ होना ही चाहिए। अगर इससे कोई भी चीज कमी हो गया, अगर मान लीजिए हमारे पास राइबोसोम नहीं रहा तो हम प्रोटीन नहीं बनाने पाएंगे, तो जिंदा नहीं रहने पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इसेंशियल फंक्शन जो है प्रोटीन से होता है। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, फैट नहीं रहेगा, तो कहने का मतलब है कि हम कैसे इसेंशियल फंक्शन करेंगे, तो हम तो डेथ हो जाएंगे। तो जैसे ही डेथ हो जाएंगे तो हम तो नॉन लिविंग हो जाएंगे ना। तो कहने का मतलब है कि कम से कम एक सेल का होना जरूरी है, एक सेल से कम है तो नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग लिविंग में कंसीडर नहीं करेंगे। तो भाई बात आता है, बैक्टीरिया बोलता है कि सर आपने तो देख लिया कि एक सेल कम से कम, और वो सेल क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और अपने लाइफ के जितने भी फंक्शन है परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि देखिए हम एक सेल है और एक सेल सभी काम कर ले रहा है, इसीलिए कहता है यहाँ एनसीईआरटी कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब एक सेल जो है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या हुआ, दिमाग में बैठा लीजिए कि एक सेल, यानी कि एक सेल कम से कम होना चाहिए। तो एक सेल है तो वो क्या कर सकता है, आराम से अपना जीवन इंडिपेंडेंटली गुजार सकता है और कोई भी लाइफ के अपने फंक्शन को कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ गया, यानी कि ये बैक्टीरिया क्या है, एक सेल है। तो इसीलिए कहा गया कि सेल जो है ना फंडामेंटल यानी कि बेसिक, किसी भी अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए प्लांट को ही ले लीजिए, तो प्लांट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, या हम लोग अपने आप को ले लीजिए, हम लोग क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारा जो बेसिक यूनिट है, हम लोग किससे बने होंगे, सबसे छोटा इकाई क्या होगा, सेल होगा। क्योंकि अरे हम लोग किससे बने हुए थे, स्पर्म ओवा मिला, एक जायगोट बना। जायगोट क्या है, हम लोगों का मतलब हम लोगों का प्रिमिटिव सेल है, और वो जो सेल है यानी कि सबसे पहले हम लोग एक सेल में कब कन्वर्ट हुए थे, वो था जायगोट। जायगोट क्या हुआ, एक सेल से डिवाइड होकर के मल्टी सेल में आ गया। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो एक सेल है वो क्या है, उसके अंदर अगर एक सेल है, अगर हम जायगोट थे, यानी कि जब हम जायगोट बने थे तो हमारे सेल के अंदर भी क्या होगा, देखिए एक मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर अगर इस सेल की बात करें तो न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, ये हमारा लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यानी कि ये सब क्या है स्टूडेंट, ये सब वो ऑर्गेनेल्स हैं जो क्या करते हैं कि कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, कोई एनर्जी को दे रहा है। यानी कि ये जो सेल है
वो अपना फंक्शन क्या कर रहा है, खुद से अपने जीवन जीने के लिए परफॉर्म किया, और ये क्या किया, डिवाइड हो करके क्या किया, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म, देखिए इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना लिया। देख रहे हैं ना, अभी अपने आप को देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो इसीलिए कहा गया कि सेल जो है ना क्या है, फंडामेंटल, यानी कि अगर सेल जो है, एक सेल जो है फंडामेंटल, बेसिक, सबसे छोटा बेसिक स्ट्रक्चरल, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल मतलब क्या, देख सकते हैं कि सेल जो है, अब ये एक सेल है, इसके पास सभी चीज है, तो ये अगर बेहतरीन परफॉर्म करेगा, तो अगर मान लेते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल से मान लीजिए कोई भी बना हुआ है ऑर्गन, तो वो क्या होता है स्टूडेंट, कि वो भी क्या करेगा, बेहतरीन वर्क करेगा। जैसे अब मान लेते हैं कि किसी भी एक एग्जांपल को उठा लीजिए, जैसे जीभ को ले लीजिए। जीभ क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ये जो जीभ है, जीभ के जितने भी सेल्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं स्टूडेंट, कि अगर एक सेल में कभी कभी मुंह में छाला पड़ा होगा, तो आप देखते हैं कि एक जगह छाला पड़ा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि पूरे जीभ को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने नहीं दे रहा है। तो उसमें क्या देखने के लिए मिलता है, कि जैसे ही अगर वो बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो हम लोगों को दिक्कत हो जाता है खाने पीने में। तो कहने का मतलब है कि पूरा सेल जो है ना अच्छे से होना चाहिए, यानी कि सब, अब जीभ अच्छे से है, जैसे अभी मेरा अच्छा है, हम अच्छे से बोल पा रहे हैं, अच्छे से खा पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर एक सेल भी अगर थोड़ा खराब हो गया, तो जीभ अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अब एक सेल के अंदर एक एक जगह क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये फंक्शनल यूनिट है, यानी कि अगर एक सेल बढ़िया काम करेगा, ये भी बढ़िया काम करेगा, ये भी बढ़िया काम करेगा, और जब ये सब मिल जाएंगे तो एक बेहतरीन जीव बन जाएगा। इसीलिए ना जब हम लोग खाना खाते हैं, तो जबान पर जैसे ही रखते हैं, तो हम लोगों को हाँ तुरंत पता चल जाता है कि ये टेस्ट क्या चीज का है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल मौजूद है, और उसके लिए रिसेप्टर मौजूद है वहां पे उसको पहचानने के लिए। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि जो सेल है, एक तो बेसिक है, सबसे छोटा है, और ये स्ट्रक्चर एक देता है, जैसे जीभ का एक अलग सेल हुआ, और इसी तरह से आई का एक अलग सेल हुआ, हैंड में देख लीजिए, इसी तरह से बॉडी के अंदर चले जाइएगा, लीवर हो गया, हमारा किडनी हो गया, हमारा स्टमक हो गए, या जो भी ऑर्गन को आप देख लीजिए स्टूडेंट, सब अलग अलग टाइप के सेल के एक अलग स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए थे। एक सेल क्या कर रहा है, एक तो सबसे छोटा इकाई है, दूसरा ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, और तीसरा क्या है कि एक फंक्शनल भी करता है, लीवर अलग काम कर रहा है, स्टमक अलग काम कर रहा है, और हमारा जो किडनी है अलग काम कर रहा है, हमारा लंग्स अलग काम कर रहा है, आई अलग काम कर रहा है, ईयर अलग काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है सब अलग अलग परफॉर्म करते हैं, इसीलिए जो है हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेल क्या चीज है, सेल जो है क्या चीज है। अब देखिए यहां पे अगर देखिएगा, तो सेल का जो है डिस्कवरी किसने किया था, तो हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने सेल का डिस्कवरी किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था स्टूडेंट। और अब ये जो है, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अब ये साइटोलॉजी क्या है, तो आपको ये थोड़ा सा समझना होगा कि साइटोलॉजी क्या है। तो यहां पे देखिए साइटोलॉजी, साइटोलॉजी जैसे बायोलॉजिकल टर्म अगर हम लोग लिया जाए, तो सेल को बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोला जाता है, साइटो यूज किया जाता है सेल के लिए। यानी कि बायोलॉजिकल टर्म जो है वो सेल के लिए क्या है, साइटो। यानी कि साइटो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, सेल हुआ, और लॉजी मतलब क्या हुआ, स्टडी हुआ। यानी कि सेल के बारे में जब स्टडी किया जाए, तो उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। उसी तरह से, तो इसीलिए जो सेल का डिस्कवर का श्रेय गया, यानी कि साइटोलॉजी का जो डिस्कवर का श्रेय गया था, वो रॉबर्ट हुक साहब का गया था। तो इनके बारे में कहानी तो फेमस ही है कि ये एक क्या थे, एक जो है फिजियोलॉजिस्ट, सॉरी ये फिजिक्स के मतलब ये माइक्रोस्कोप पर काम करते थे, और ये क्या करते थे कि उससे माइक्रोस्कोप बनाते थे, और माइक्रोस्कोप बना बना करके वो चीजों को अलग अलग तरीके से देखना पसंद करते थे, उसमें लगा लगा करके। तो अचानक इनके यहाँ एक बोतल रखा हुआ था, बोतल के ऊपर जैसे ढक्कन हम लोगों का रखा हुआ होता है, तो ढक्कन में क्या था कि आज भी आप देखिएगा कि बहुत जगह ऐसा यूज होता है, जनरली गांव देहात में आप देखिएगा कि यूज होता है कि जो बोतल खाली है उसमें अगर कोई भी चीज रखना है, तो उसको रख लेते हैं लोग, और उसमें क्या करते हैं कि वो मकई
वाला जो होता है वो जिसको क्या बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं, वो उसको उसमें डाल देते हैं, या बहुत सारे लकड़ी का ऐसा टुकड़ा होता है जिसको उस बोतल में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इम्बेड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो जो लिक्विड उसके अंदर रखा गया है तो वो जल्दी गिरता नहीं है। तो उसी तरह से इनके भी लेबोरेटरी के अंदर वो लिक्विड रखा हुआ था, और वो लिक्विड जो है, जो रखा हुआ था लिक्विड, अब उसमें क्या देखने के लिए मिला था स्टूडेंट, कि जैसे ही वो, अब ये बोतल है, ये इस तरह से ये बोतल है, अब इस बोतल के अंदर जो है वो क्या क्या रखा हुआ था कि इस तरह से ये मान लेते हैं कि ये जो लकड़ी था उसमें क्या किया गया था कि इस तरह से इसको ढक करके रखा गया था, इसके अंदर पूरा ऐसे ऐसे इसमें डाल कर रखा गया था। तो इन्होंने क्या किया कि उसके अंदर जब ये जो लिक्विड इसमें भरा हुआ था, तो वो लिक्विड अचानक गिरा, तो गिरा तो देखने के लिए क्या मिला कि इसमें से लिक्विड बाहर नहीं आया। तो उनके दिमाग में थोड़ा सा खटका, और खटकने के बाद क्या देखे वो, तो बोले कि भाई क्या ऐसा चीज था कि ये जो है लिक्विड इससे बाहर नहीं आने दिया। तो इसको क्या किए, कोर्क को, इसको क्या बोला जाता है, कोर्क, कोर्क। अब ये जो कोर्क है, अब ये कोर्क को क्या किए उन्होंने, एक स्लाइस काटा, स्लाइस। अब स्लाइस यानी कि जैसे आप खीरा काटते हैं, खीरा को काट करके जो सलाद खाने के लिए यूज करते हैं, तो वैसे स्लाइड को काटा, और इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में देखना चालू किया। तो जब माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा, उन्होंने क्या कहा था स्टूडेंट कि ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है भाई, हनी कॉम्ब जैसा, हनी कॉम्ब जैसा। और ये हनी कॉम्ब जैसा दिख रहा है, मधुमक्खी के छाते के जैसा ये पूरा दिख रहा है, आपको दिख रहा है इस तरह से। और इसको छोटे छोटे जो इस तरह से जो आपको डार्क सर्किल दिख रहा है इस तरह से, तो इसको उन्होंने क्या बोला कि ये कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट की तरह है, ये कंपार्टमेंट है। और ये कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या बोला कि ये सेलुला है, सेलुला। अपने लैंग्वेज में इसको क्या बोला उन्होंने, सेलुला बोला। और ये जो सेलुला है उसको उन्होंने एक अपना बुक जो था, बुक जिसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया, उसमें उन्होंने इसको पब्लिश किया था और लोगों को बताया था कि भाई माइक्रोग्राफिया के अंदर उन्होंने ये बताया था कि हम जब माइक्रोस्कोप में देखे तो हमको जो कोर्क के अंदर जो सेल स्ट्रक्चर दिखा वो कैसा दिखा, हनी कॉम्ब लाइक दिखा, और वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड था, और उसको मैं सेलुला कहा हूं। और वही जो है, और यही जो है लिविंग मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है इसी से मिलके बने हुए होते हैं। तो ये बात बोले। अब इसको याद कैसे किया जाए कि रॉबर्ट हुक साहब ने जो है इसका आविष्कार किया था। तो इसके लिए एक चीज ट्रिक आपको ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर देखे थे सेल, तो वो हनी कॉम्ब जैसा दिख रहा था। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि हनी जो होता है वो कैसा होता है, पेड़ में लटका हुआ होता है। तो पेड़ में लटका हुआ है लेकिन हुक से लटका हुआ है, आप ऐसे याद रखिए कि ऐसे हुक से ऐसे लटका हुआ है। तो हुक साहब ने ये हुक से लटका हुआ था, इसीलिए हुक साहब ने इसका डिस्कवर कर दिया कि वो हुक को हटा करके अच्छे से देखे और ये अच्छे से डिस्कवर किया। तो हुक साहब ने क्या किया, हनी को डिस्कवर किया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आगे बात आती है, इसके बाद जो है अगला सेल का बात आता है, तो अगला साइंटिस्ट का बात आता है। तो उसमें एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब का नाम आता है। अब एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब क्या थे, इनको जो इनका जो था स्टूडेंट, ये जो साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट को फादर ऑफ माइक्रोग्राफी कहा जाता था, फादर ऑफ माइक्रोग्राफी। फादर ऑफ माइक्रोग्राफी, माइक्रो मतलब होता है छोटे ऑर्गेनिज्म, और ग्राफी मतलब क्या होता है, वो उसका ग्राफ, यानी कि छोटे ऑर्गेनिज्म का जो ग्राफ है स्टूडेंट, वो जो है यहाँ पे देखने के लिए मिला था। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद आप देखिएगा कि इन्होंने, एक तो ये फादर ऑफ माइक्रोग्राफी बोला जाता है, और साथ ही साथ एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब को लिविंग सेल का डिस्कवर भी माना जाता है, डिस्कवरर माना जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आए लिविंग सेल का डिस्कवरर कौन है, तो वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब। और यहाँ पे देखिए ये जो है रॉबर्ट हुक साहब के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये कौन से है, ये किस सेल का डिस्कवर किए थे, डेड सेल। और एक्चुअल में जो वो कोर्क था, वो कोर्क एक्चुअल में क्या था, बोतल के ऊपर था, बोतल कोर्क, बोतल कोर्क जो था वो क्या था, वो लकड़ी का था, और वो कैसा था, डेड था।
तो डेड सेल का जो आविष्कारक के नाम के रूप में अगर आएगा तो रॉबर्ट हुक साहब के आपको नाम वहां पे मेंशन में टिक लगाना होगा। और यहीं पर अगर फादर ऑफ साइटोलॉजी का बात आए तो उसमें भी रॉबर्ट हुक साहब का नाम आता है, लेकिन साथ ही में एक और साइंटिस्ट आते हैं स्टूडेंट, हर्टविंग। तो हर्ट फादर ऑफ साइटोलॉजी में हर्टविंग और रॉबर्ट हुक साहब का नाम है। लेकिन सेल का डिस्कवरी कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने किया था। और डेड सेल का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी रॉबर्ट हुक। और लिविंग सेल का अगर आए तो वो लिविन हॉक साहब। तो उन्होंने क्या किया था कि जब शुरू शुरू क्या होता है कि इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझे कि ये भी एक माइक्रोस्कोप बनाने वाले थे। तो माइक्रोस्कोप जब इन्होंने डिस्कवर किया, बनाया, तो इनको एक इच्छा जगा अंदर से कि भाई हम हर एक चीज को देखेंगे। अब उसमें जैसे नहीं होता है कि हम लोगों को बाइक लिया गया या साइकिल नया नया ले आया था या स्कूटी, तो उस समय क्या होता है कि एक इच्छा जगता है कि अरे चला चला कर देखते हैं, ऐसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे। कहीं भी जाना रहता है तो तुरंत उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ऐसे करना होगा। तो या कोई भी चीज लेते हैं तो उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो यही क्या क्या बनाए थे ये, इनका उत्सुकता बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने कीचड़ को उठाया, उसमें देखा कि लिविंग सेल के रूप में प्रोटोजोआ मिला। इसके बाद सीमेन को उठाया, ह्यूमन से लिया, तो उसके बाद उन्होंने उसमें लिविंग सेल के रूप में स्पर्म देखा। ब्लड लिया ह्यूमन से, तो उसमें देखा कि उसमें लिविंग सेल के रूप में आरबीसी है। इंसेक्ट लिया, तो इंसेक्ट में मसल सेल्स मिला। उसी तरह से सलाइवा के अंदर बैक्टीरिया देखने के लिए मिला। तो लिविंग सेल का जो डिस्कवरी का श्रेय है वो किनको जाता है? लिविन हॉक। अब याद कैसे करें सर? तो याद करना है, जैसे इनका नाम देखिए लिविन हॉक, तो इसको देखिए अपने भाषा में लाइए, लिविन लिविन लिविंग लिविंग लिविन लिविंग। तो लिविंग 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 मतलब लिविंग। तो लिविंग सेल का डिस्कवरी का जो श्रेय है किनको जाता है? लिविन हॉक साहब को जाता है। ईस्वी माने मतलब नहीं उतना ही पूछता है, लेकिन याद रख लीजिएगा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जो एनसीईआरटी ने मेंशन करके रखा है, रॉबर्ट ब्राउन साहब। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे। और ये इन्होंने देखा था कि एक डार्क स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियस सेल के अंदर, और सॉरी सेल के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था। तो अब इसको याद कैसे करें? तो याद करना ये है, ऐसे इमेजिंग कीजिए कि एक सेल था, इन्होंने सेल के अंदर डार्क सर्किल नहीं देखा, ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर दिखा। कैसा दिखा? ब्राउन स्ट्रक्चर इनको देखने के लिए मिला। तो सेल के अंदर ब्राउन स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला, तो ब्राउन मतलब ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको क्या किया? न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कुछ साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट, जिसमें कार्ल पी स्वानसन साहब जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है। ये मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर हैं। इसके बाद अब ये तो याद रखिए चाहे मत रखिए, यहाँ पे इंडियन वाले का थोड़ा सा नाम याद रखना होगा आपको, क्योंकि ये AK शर्मा जो है हमारे, वो इंडियन साइटोलॉजी है, फादर है इंडियन साइटोलॉजी। मतलब इंडियन साइटोलॉजी के फादर के रूप में इनको जाना जाता है। तो कैसे याद रखेंगे कि इंडियन साइटोलॉजी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो शर्मा जी जो है गन उठा करके और इस तरह से सेल पर निशाना लगाया, एकदम पकड़ कर। तो AK-47 कौन गन उठाया था? ये AK-47 उठा करके शर्मा जी ने किस पर निशाना साधा? सेल के ऊपर निशाना साधा। तो इसलिए फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी इनको कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ ट्रिक है स्टूडेंट, अच्छा लगे तो इसको फॉलो करना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सेल थ्योरी। अब बात आया सेल डिस्कवर हो गया, अब उसके बारे में कुछ बोलने का बात आया तो रॉबर्ट हुक साहब ने कुछ भी नहीं बताया। तो उसमें क्या हुआ कि अब सेल थ्योरी देने का बात आया तो उसमें दो साइंटिस्टों का नाम आता है, MJ स्लाइडन एंड थियोडर स्वान। तो ये स्लाइडन एंड स्वान साहब जो हैं, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर स्लाइडन साहब का बात करें तो ये क्या थे? ये एक जर्मन बोटानिस्ट थे, जर्मन बोटानिस्ट थे। और इन्होंने 1838 ईस्वी में एक ये बात कहा, प्लांट पर स्टडी किया था। किस पर किया था? प्लांट। चूंकि बोटनिस्ट थे तो प्लांट के बारे में इन्होंने क्या कहा था? देखिए प्लांट के बारे में इन्होंने कहा था कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन्होंने ऑब्जर्व किया था और कहा था कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। यानी कि जितने भी प्लांट हैं, कौन कह रहे थे? ये साइंटिस्ट स्लाइडन साहब कह रहे थे कि जितने भी प्लांट सेल हैं वो किससे बने हुए हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हुए हैं, और विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। और वही सेल आपस में मिल करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट? टिश्यू का निर्माण करते हैं। यानी कि इसीलिए देखिए लीव्स अलग,
टाइप के दिखता है, फ्लावर अलग टाइप के दिखता है, फ्रूट्स अलग दिखते हैं। तो ये अलग अलग सेल है, लेकिन वो सेल उसमें पाया जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट है थियोडोर स्वान। अब ये स्क्लाइडन साहब प्लांट पर स्टडी किए थे। अब प्लांट के बारे में बताए हुए जितने भी प्लांट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बात बताया। लेकिन एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है थियोडोर स्वान। ये कहां के रहने वाले थे? तो ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश थे और ये जूलॉजिस्ट थे। और इन्होंने 1839 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? ये जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल सेल पर इन्होंने वर्क किया। और एनिमल में इन्होंने क्या देखा कि एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये बाहर वाला लेयर है, वो थीन होता है। और ये जो थीन लेयर है, मतलब एनिमल सेल बाहर से थीन लेयर से घिरा हुआ होता है। किससे घिरा होता है? थीन लेयर से। और इस थीन लेयर को आज हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो है ये चीज देखा। और साथ ही में इन्होंने एनिमल सेल के अलावा इसके बाद जो है ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्लांट सेल को भी देखा। प्लांट सेल को जब ऑब्जर्व किया तो उसमें क्या देखा कि प्लांट सेल जो है वो, उसमें तो सेल मेम्ब्रेन होता ही है, लेकिन आउटर मोस्ट लेयर में क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। और ये क्या है? ये इन्होंने कहा, देखिए यहाँ पे कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। यानी कि सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है प्लांट के ऊपर, वो यूनिक कैरेक्टर है, वो एनिमल सेल के ऊपर नहीं पाया जाता है। ये एनिमल सेल के ऊपर नहीं पाया जाता है। यानी कि सेल वॉल प्लांट के अंदर पाया जाता है, एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ये स्लाइडन साहब जो थे, और इन्होंने भी कहा कि आज जो है इन्होंने उनका प्लांट का ऑब्जर्वेशन और एनिमल के ऑब्जर्वेशन को मिला करके इन्होंने कहा, क्या कहा कि एक हाइपोथेसिस दिया। स्वान ने क्या किया? प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस। ध्यान रखिएगा, क्या दिया? हाइपोथेसिस दिया। क्या कहा कि दैट द बॉडी ऑफ एनिमल एंड द प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इन्होंने कहा कि प्लांट हो या एनिमल हो, सब के बॉडी किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। और उन्होंने एक बात और कहा कि प्रोडक्ट ऑफ सेल होते हैं वो। यानी कि अगर प्लांट जो सेल है, ये सेल जो है, और ये अगर मान लेते हैं प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, या ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल है। तो ये प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ये जो है वो किससे मिलके, मतलब ये किसके प्रोडक्ट हैं? सेल के ही प्रोडक्ट हैं। यानी कि इससे पहले ये कहां से आया होगा? तो कोई इसके पूर्वज रहा होगा। जैसे कि ये, मतलब ये इन्होंने बोला, तो इसके बारे में फिर लोगों ने इनसे पूछा कि भाई ये प्रोडक्ट ऑफ सेल कैसे है, कैसे ये प्रोडक्ट ऑफ सेल है? तो ये उतना अच्छा से इस पर स्टडी नहीं कर पाए थे, इसीलिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। और इन्होंने सिर्फ ये बात प्रपोज किया। देखिए एक लाइन यहाँ पे और मेंशन करना जरूरी है कि इन्होंने स्क्लाइडन साहब का कहा हुआ बात और अपना दोनों को फॉर्मुलेट करके इन्होंने क्या कहा? एक सेल थ्योरी दी और कहा लोगों को कि जितने भी न्यू सेल वेयर फॉर्म, यानी कि जितने भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। और वो प्रोडक्ट भी किसके हैं? सेल के। तो स्क्लाइडन एंड स्वान, इसीलिए दोनों का ये बात, जब भी सेल थ्योरी का बात आता है तो ये दोनों का नाम एकदम लेना जरूरी है कि स्लाइडन एंड स्वान साहब दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी को प्रपोज किया और कहा कि जो सेल है वो क्या है? वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, प्लांट हो चाहे एनिमल, और वो जो सेल है वो प्रोडक्ट ऑफ सेल है। लेकिन इस बात को इन लोगों ने एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया। किस बात को? कि ये प्रोडक्ट ऑफ सेल है। ये बाकी दुनिया तो समझ गई कि ठीक है। इनसे पूछा कि भाई प्लांट के बारे में आपने कहा ठीक है, एनिमल के बारे में आपने कहा ये भी बात सही है, दोनों कोई भाई मिल गए और दोनों ये बात बोले, आप लोगों को हम लोग समझ गए, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ सेल कैसे है? तो इस बात का जवाब इनके पास नहीं था। तो एक माइकल लाल जो है
वो उनका नाम था रोडोल्फ विर्चो। और वीर वीर थे ये। विर्चो को हम क्या बोलते हैं, वीर। ये वीर साहब आए, कब आए भाई, 1855 ईस्वी में। और इन्होंने सेल डिवीजन को देखा, यानी कि इस सेल को देखा कि ये डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के दो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये सेल डिवाइड होते हैं, ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं दो सेल में, इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं, दो दो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से ये दो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने सेल डिवीजन को देखा और तब जाकर के उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ सेल पर एक्सप्लेनेशन दिया और उन्होंने कहा कि न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने इसका जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा कि जो स्लाइडन एंड स्वान साहब नहीं दिए, कोई बात नहीं, उन्होंने जो बात बोला वो सही बोला। अब प्रोडक्ट ऑफ सेल कैसे है मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जो भी सेल है, जैसे ये डॉटर सेल है, इस अगर पूछिएगा ये कहां से आए हैं, तो हम कहेंगे कि जो पहले से पाए जाते थे, यानी कि प्री, यहाँ पे देखिए प्री एग्जिस्टिंग, एकदम एनसीईआरटी का लाइन आपको ध्यान में रखना होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि जो पहले से पाया जाता है। अभी पूछिएगा कि ये कहां से आया भाई, तो इसके बारे में हम कहा क्या बोलेंगे कि जो पहले से सेल पाया जाता है। तो अब आप पूछेंगे ये कहां से आया, तो ये भी किसी न किसी जो पहले से पाए जाते होंगे उनसे ये आया। तो इस तरह से उन्होंने ये बात कहा और अपने लैंग्वेज में कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेल है वो किससे आए हैं, जो पहले से पाए जाते हैं सेल उनसे आए हैं। तो ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, ये एनसीईआरटी पूछा गया था एक बार, एएमयू 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये नीट में पूछ सकता है ये ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये बात बताने के बाद मॉडिफाइड किया है अपना हाइपोथेसिस को, किसके हाइपोथेसिस को, स्लाइडेन एंड स्वान के हाइपोथेसिस को, और फाइनल सेल थ्योरी का शेप दिया। और उन्होंने कहा, क्या कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये तो बात तो उन लोगों ने कहा था, तो ये तो बात उन लोगों ने ही कहा था, तो ये बात तो हो गई। लेकिन इसके बाद जो है इन्होंने दूसरा जो बात कहा कि भाई ये प्रोडक्ट ऑफ सेल को एक्सप्लेन किया, ये बोले कि ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अच्छा, इनके इस थ्योरी को लॉ ऑफ लीनिएज भी कहा जाता है। इनके थ्योरी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ लीनिएज या थ्योरी ऑफ लीनिएज। ये लॉ ऑफ लीनिएज, लीनिएज मतलब क्या होता है, वंश, यानी कि वंश को दर्शाता है। यानी कि ये थ्योरी जो है, इनके ये थ्योरी किसको दर्शा रहा है, वंश का। यानी कि देखिए ये इसका वंश कौन है, ये है, इसके पूर्वज कौन है, ये है, इसके पूर्वज और कोई होंगे तो उसके पूर्वज और कोई होंगे। तो इस तरह से ये जो एक तरह से क्या है, ओमनी सेलुला ई सेलुला क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है कि जब भाई पूर्वज से ही हम लोग आए हुए हैं, यानी कि हमारे पूर्वज ह्यूमन रहे होंगे, इसके बाद इस तरह से तभी हम लोग ह्यूमन आए हैं। उसी तरह से जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट के पूर्वज प्लांट रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने ये बताया, तो इसीलिए इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ लीनिएज भी कहा जाता है या लॉ ऑफ लीनिएज कहा जाता है। और ये लॉ ऑफ लीनिएज भी किसने दिया था, मतलब अलग नहीं है, ये ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब जो है वो लॉ ऑफ लीनिएज में ही दिया गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि सेल थ्योरी अगर आपसे पूछे तो क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब ये देखिए इन लोगों को याद कैसे करें। याद करने का क्या है, तो आप देखिए स्लाइड करना, स्लाइड कर गए तो आप ये देखिएगा कि जो स्लाइडर होता है, पार्क वगैरह में गए होंगे तो वो जो बच्चे जो ऐसे स्लाइड करते हैं या वाटर पार्क में ऐसे जो स्लाइड करते हैं, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो स्लाइडन साहब क्या किए, स्लाइड कर रहे थे कहां पे, वाटर पार्क में, और कितना बार स्लाइड किए। लेकिन वो वाटर पार्क में जो स्लाइड कर रहे थे वो फाइबर का बना हुआ स्लाइडर नहीं था, वो किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। तो वो स्लाइडन साहब जो थे लकड़ी के बने हुए स्लाइडर पर क्या कर रहे थे, स्लाइड कर रहे थे। और कितने बार स्लाइड किए भाई, 8 बार। जैसे स्टूडेंट लोगों को ये हमेशा हमसे बोलते रहते हैं कि सर ये ईस्वी नहीं याद होने पाता है कि 38 में कौन दिए थे और 39 में कौन दिए थे, और कौन स्लाइडन बात कहे थे, कौन स्वान बात कहे थे। तो स्लाइडन साहब स्लाइड किए किस पर, लकड़ी के स्लाइडर पर। तो लकड़ी मतलब कहां से आया, बोटनिस्ट, बोटनी मतलब प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये स्लाइडन साहब लकड़ी पर स्लाइड किए कितने बार, 8 बार, ऐसे ही याद रखिएगा। तो आपको याद रहेगा 1838। इसके बाद जो स्वान साहब हैं, स्वान साहब को कैसे याद रखेंगे,
तो स्वान साहब, स्वान स्वान, यानी कि हम तो ऐसे याद करते हैं कि सावन, और सावन जो है तो सावन में नौ जो है, नौ को देखिए, ये नौ तरी दिख रहा है ऐसे, अगर इसको ऐसे घुमा दिया जाए तो ये नौ है, यानी कि ईस्वी को याद रखना है इनका। तो ईस्वी में ये देखिए नौ वाला नौ, सावन आ गया, स्वान सावन। अब सावन हम क्यों याद रखेंगे, अब कैसे याद रखेंगे कि ये जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट है, तो सावन में जो मीट है वो हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन ये आ गए हमारे इंडिया में, और इंडिया में आए तो उस समय मीट हम लोग नहीं खाते हैं, तो इनको आराम से मीट मिल गया। अब मीट इनको मिल गया तो ये क्या किए, उसको खाए भी, और इन लोग थोड़े ना सावन मानेगा, तो इन लोग ये खाए भी और हमको बताए भी इस तरह से। तो ये जो सावन में मीट इन्होंने खाया, तो मीट कहाँ से आता है, एनिमल सेल से, तो मीट क्या दर्शाएगा आपको, सावन में मीट खाए, तो ये होगा जूलॉजिस्ट, और ये नौ जो है, नौ बतलाएगा, नौ यहाँ नौ लगा दिए, तो सावन सावन, तो ये न आ रहा है, तो नौ नौ, नौ और नौ, इन से नौ, नौ नौ, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब विरचो साहब का क्या नाम रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, विरचो साहब ने ये जो है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी दिया था, तो इसको कैसे रहेगा, वीर 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 साहब, वीरचो, वीर साहब, तो वीर ये है, तो वीर साहब ने क्या किया था कि अपना वीरता दिखाते हुए, और ये स्लाइडन एंड स्वान के थ्योरी को भी रखा, और इसके बाद अपना वीरता दिखाते हुए और ये थ्योरी दिया था, और ये बात बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ सेल कैसे हैं, तो इन्होंने कहा था कि ऑल सेल आर राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो अगर आप कोशिश कीजिएगा तो नहीं भूलिएगा स्टूडेंट, एक बार अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से रिवाइंड करके आराम से देखिएगा तो समझ में आएगा। इसके बाद ये कार्ल नगली का नाम भी आता है इसमें, इन्होंने प्लांट सेल में देखा था सेल डिवीजन होते हुए, जैसे प्लांट सेल में सेल डिवीजन होते हुए देखा था, इसलिए इनका भी नाम याद रखिएगा। और अब बात आता है कि सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में क्या था कि सेल थ्योरी कहा कि जितने भी सेल हैं और जितने भी एनिमल हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और दूसरा क्या सेल थ्योरी था कि ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जो सेल थ्योरी है, इसका एक्सेप्शन है कौन सा, एक वायरस है, वायरोड है और पायरोन्स है। ये एक्सेप्शन किसके हैं, सेल थ्योरी के, क्योंकि ये सब सेलुलर इन नेचर होते हैं, और इनमें जो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो लिविंग हो जाते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं तो इनका कोई हरकत नहीं होता है। तो इसीलिए अभी कंफ्यूजन है, ये एक्सेप्शन में इसको रख दिया गया है कि बहुत सारे साइंटिस्ट इसको लिविंग बोलते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इसको नॉन लिविंग बोलते हैं। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट कि आज के लेक्चर को हम लोगों ने देखा, और अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा था। कि यहाँ पे क्वेश्चन अब देखिए, हाँ यस, कि क्वेश्चन ये बोला था कि ओमनी सेलुला एस सेलुला किससे एसोसिएटेड है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो आपको यहाँ पे देखिए रडोल्फ विरचो साहब, अभी तुरंत हम लोग वहां पे देखे थे, वीर साहब ने ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में कहा था, इसके ये 19 में पूछा था। इसके बाद ये क्वेश्चन एक देखिएगा, पूरा पढ़िएगा कि सेल थ्योरी जो है अभी करंट नॉलेज के स्टेटस के बेस पर सेल थ्योरी में क्या मतलब करेक्ट है। तो ये तीसरा ऑप्शन देखिएगा, सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड द गुड बिकॉज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। वायरस, अगर वायरस को आप लिविंग मानते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इसको लिविंग मानते हैं, बॉडी में आ गया तो लिविंग, जैसे कोरोना वायरस है, बॉडी में आ जाएगा तो पूरा हरकत करने लगता है, तो उसको बोलते हैं कोरोना वायरस के चलते मर गया। तो अब आपसे ही पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा अरे ये तो लिविंग है, लेकिन जब बॉडी के बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग रहता है, लेकिन इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, तो ये इसमें ऑप्शन जाएगा। अगला क्या होगा, नेम ऑफ स्लाइडन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, तो सेल थ्योरी ऑफ सॉरी सेल थ्योरी से है स्टूडेंट। थ्योरी ऑफ लीनिएज से कौन एसोसिएटेड है, थ्योरी ऑफ लीनिएज से कौन एसोसिएटेड है, अभी हम तुरंत पढ़ाए हैं। थ्योरी ऑफ लीनिएज से कौन एसोसिएटेड है, तो ये हमारा आर विरचो साहब एसोसिएटेड है। तो इस तरह से आज के लेक्चर को हमने समाप्त किया। अगर आज के लेक्चर अच्छा लगा होगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक कीजिए, एकदम पूरा लाइक कीजिए, और इसके बाद कमेंट कीजिए। और अभी तक नए हैं, हम जान रहे हैं स्टूडेंट बहुत सारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब किया कीजिए, उसमें कुछ आपका जाता नहीं है, तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ताकि इस तरह से, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इसी तरह से नए ट्रिक के साथ आते रहूंगा। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।